बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुफ्तगू हमने अब तक ब्रेल, मॉरस और हॉलोरेथ इंजन को समझने के लिए की है, इससे यही मालूम होता है कि इंसान दो हालती निज़ाम को इस्तेमाल कर सकता है। गुज़श्ता लेक्चर की वीडियो के टाइटल में एक दाढ़ी वाले शख्स की तस्वीर थी। ये आदमी चार्ल्स सैंडर्स था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने शागिर्द एलन मार्कन को मशवरा दिया कि जदीद हिसाबी मशीन बनाने के लिए बिजली के दो हालती निज़ाम यानी ऑन और ऑफ को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस मशवरे पर अमल ना हो सका। बल्कि कंप्यूटर पर तहकीक के दौरान इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि कोई कोडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से कंप्यूटर को इनपुट दी जा सके और कंप्यूटर इस पर अपना काम कर सके और फिर आउटपुट ली जा सके। कंप्यूटर में इस निज़ाम को बाइनरी सिस्टम का नाम दिया गया। इस निज़ाम का बुनियादी हर्फ बिट है। बिट की दो ही हालतें मुमकिन हैं, ऑन या ऑफ। अगर करंट आ रहा है तो इसका मतलब है ऑन, वरना ऑफ। आम ज़ुबान में भी अकेले हर्फ से किसी चीज़ की वजाहत मुमकिन नहीं होती, इसीलिए मुख्तलिफ तादाद में बिट्स को मिलाकर पढ़ा जाता है। अगर 4 बिट्स मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको निबल कहेंगे, अगर 8 बिट्स मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको बाइट कहेंगे, और अगर 8 से ज़्यादा बिट्स हों तो इसको वर्ड कहा जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर की तैयारी मुख्तलिफ इदारों ने की है, मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद की हैं, तो हर कंपनी ने अपने अपने हिस्से के कोड सेट बनाए हैं। हर कोड सेट में दो चीज़ें एक जैसी होती हैं। अव्वल ये कि इनमें बिट्स की तादाद बराबर होगी। जैसा कि अंग्रेज़ी ब्रेल में 6 बिट्स होती हैं या 6 इकाइयाँ होती हैं, तो बिट्स के हर कोड सेट में भी बराबर तादाद में ही बिट्स होंगे। आगे हम चलकर देखेंगे अभी सही इसको कि किस तरह बराबर होती हैं। दूसरा ये कि एक अलामत के लिए बिट्स का एक ही पैटर्न इस्तेमाल होगा, यानी कि ये मुमकिन नहीं होगा कि दो बिट पैटर्न एक ही चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हों या एक चीज़ जो दो चीज़ें जो हैं वो एक बिट पैटर्न से आ रही हैं। क्योंकि कंप्यूटर ने अपना सारा काम नंबर्स या आदाद पर करना होता है, इसीलिए बाइनरी कोड्स को भी आदाद के लिए ही तैयार किया जाता है। इस वक्त सैकड़ों किस्म के बाइनरी कोड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से कई अवाम को मालूम हैं और कई इंजीनियर उनको अपनी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो कि मशीनें बनाने वाली कंपनियों के कारोबारी राज हैं, यानी कि वो नहीं बताते। और इसी तरह जंगी हथियारों में इस्तेमाल होने वाले कोड्स भी अवाम को यानी कि आम लोगों को मालूम नहीं है। बाइनरी कोड्स बनाना, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम कोडिंग बना सकते हैं, तो उसी कोडिंग की तरह बहुत ही आसान है। बाइनरी कोड में हमें सिर्फ ये काम करना होता है कि ज़ीरो से शुरू करना होता है। इससे पहले हम नहीं जा मतलब इससे पहले यानी कि माइनस में नहीं जाएंगे और इससे आगे आदाद के कोड्स बनाते जाते हैं। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोड की लंबाई कितनी होगी, यानी कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी, क्योंकि कोड में मौजूद अलामतों की तादाद की एक हद मुतय्यन है। इसी तरह हमें हर बिट का वेट या वज़न बनाना भी लाजमी है। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम कोड वापस नंबर में तब्दील करेंगे। एक बात याद रखें, कोड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या मस्बत आदाद के लिए होते हैं। इसी तरह ये सही या इंटीजर्स के लिए होते हैं। मनफी आदाद या रियल नंबर्स के लिए कोड्स नहीं बनाए जाते। कोड्स बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि बुलियन अरिथमेटिक को इस्तेमाल करते हुए आम नंबर्स को दो पर बार बार तकसीम किया जाए और जो बाकी बचता जा रहा है उसको लिखा जाता रहे, और फिर जो है वो हम उसको इकट्ठा करके लिख दें, तो हम कहेंगे कि ये हमारी बाइनरी कन्वर्जन हो गई। मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें इस स्लाइड में देखें कि हमारे पास एक नंबर 25 है जो कि बेस 10 में है और हमने उसको बाइनरी में या में तब्दील करना है और वापस भी तब्दील करना है, यानी कि बाइनरी से वापस डेसिमल में भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको बाइनरी में हम कैसे तब्दील करेंगे। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप इसको दो पे बार बार तकसीम करते जाएंगे और जो बाकी आपके पास बचेगा उसको आप आखिर में लिखते जाएंगे, और फिर उल्टे आदाद जो है वो एक एक करके आप इकट्ठे कर लेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक नंबर जो है वो उठ के जा रहा है, और ये जो हमारे पास 5 डिजिट्स बने हैं ये हमारे बाइनरी नंबर है, यानी कि 25 जो 25 की जो बाइनरी है वो है 11001। इसी तरह जब हमने इसको वापस लेकर आना होता है तो हम इसको जस्ट ये करते हैं कि हर बाइनरी नंबर को 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उनको आपस में हम ऐड कर देते हैं। इस तरह आपने देखा कि हम सबसे उल्टे हाथ वाले को 2 की ताकत 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद वाली ज़ीरो को 2 की ताकत
1 से ज़रब दे रहे हैं, फिर 0 को 2 की ताकत 2 से, फिर 1 को 2 की ताकत 3 से और फिर 1 को 2 की ताकत 4 से। और यहाँ से जो हमें नंबर हासिल हुए हैं, हम इन्हें आपस में जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास 25 जो है वो वापिस आ रहा है। अब हम कुछ मशहूर कोडिंग सिस्टम्स को देखते हैं। BCD, XS3 और कुछ वेटेड कोड्स, बड़े मशहूर कोड्स हैं ये। इनको एक टेबल की शक्ल में इस तरह से बयान किया जा सकता है। जिस तरह पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे पहले 2 कॉलम जो हैं, इनमें पहले डेसिमल वैल्यू है और उनके आगे इनकी बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, 0 की बाइनरी वैल्यू 0 है, 1 की बाइनरी वैल्यू 1 है, अलबत्ता 2 की बाइनरी वैल्यू 1 0 है। एक बात याद रखें कि इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको आप 1 0 पढ़ेंगे। इसी तरह 3 को जो है वो आप 1 1 या 1 1 पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह आप आगे चलते जाएंगे। यहाँ तक मैंने 9 तक लिखा है, आप इसे आगे भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट कोडिंग सिस्टम है वो हमारा BCD है, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल की खासियत ये है कि ये 4 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 0 को अगर आप देखें तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक 0 बनता है, लेकिन जब आप BCD में इसको लिखेंगे तो 4 मरतबा 0 सिग्नल जो है वो आपको भेजना पड़ेगा। इसी तरह जब आप 1 लिखेंगे तो 1 की बाइनरी भी 1 ही होती है, लेकिन जब आप इसको BCD में लिखेंगे तो पहले 3 बिट्स 0 होंगी, फिर चौथी बिट 1 होगी। इस तरह 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और इसी तरह 9 तक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। BCD की खास बात यह है कि BCD 4 बिट का होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 तक हम नंबर्स को लेके जा सकते हैं, इससे आगे नंबर्स को नहीं लेके जा सकते। अलबत्ता अगर हमें इससे बड़े नंबर चाहिए, जिस तरह अगर 10 अगर हम लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो पहला 1 है उसके लिए अलहदा BCD इस्तेमाल होगा और जो उसके बाद 0 है उसके लिए अलहदा BCD इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो दूसरा बहुत मशहूर कोड है वो XS3 कोड है। XS3 कोड जो है ये यूँ समझ लें कि BCD में 3 को जमा करने के बाद हमारे पास आता है, यानी कि BCD में 0 की वैल्यू 0 0 0 है, लेकिन XS3 में इसकी कीमत 0 0 1 1 है। XS3 इस तरह 3 जमा करते जाएं तो आपके सामने BCD XS3 जो है वो आता जाता है। XS3 भी मशहूर तरीन कोड में से एक है। बहुत पुराने कोड जो शुरू में कंप्यूटर के लिए बनाए गए थे, उस वक्त ये डिज़ाइन किए गए थे। और इनकी ख़ास बात ये है कि इनकी मदद से जो अरिथमेटिक है वो बड़ी आसानी से परफॉर्म हो जाती है। ये आगे चलकर हम देखेंगे कि ये XS3 क्यों हमें फ़ायदा देता है। हालांकि देखने में तो ये बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ लगती है कि जी आप 0 को 0 से ज़ाहिर करने के बजाय 3 से ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों अहम है इसको हम आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद एक और कोडिंग जो है वो हमारे पास 2421 है, यानी कि इसके अंदर जो है वो अगर आप देखें तो ये जो 2421 है ये असल में वेट्स हैं। अगर हम इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें, यानी कि उल्टे हाथ से पढ़ें, तो पहली जो बिट है लेफ्ट साइड से इसका वेट 1 है, दूसरी बिट का वेट 2 है, तीसरी बिट का वेट 4 है और चौथी बिट का वेट 2 है, यानी कि दो से बदला 2 आ गया। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, 4 के लिए 1 0। और अगर आप 5 पे गौर करें तो ये थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लगेगा। वो इस तरह से कि अगर आप देखें तो 5 के लिए जो इसका बाइनरी वैल्यू है वो 1 0 1 1 रखी गई है। लेफ्ट मोस्ट बिट जो है ये 1 है और इसका वेट भी 1 है, लिहाजा ये 1 हो गया। फिर उसके बाद अगली बिट जो है उसकी वो 1 है और उसका वेट 2 है, यानी कि पिछला 1 फिर ये 2 ऐड कर दें 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला वेट जो है वो हमारे पास 0 है, यानी कि इसका कोई वेट ऐड नहीं होगा, यानी कि 3 का 3 ही रहेगा। और आखिरी बिट जो है उसका वेट 2 है, तो पिछले 3 में आप इस 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास 5 पूरा हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये हमारी कोडिंग जो है वापस हमारे डेसिमल में आ जाएगी। तो वेटेड कोड जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, कोई टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, कोई मखसूस किस्म के हार्डवेयर में इस्तेमाल होता है। ये एग्जांपल हैं, इसके अलावा दर्जनों सैकड़ों हज़ारों तरह के कोड्स और भी मौजूद हैं। इसी तरह एक 84-2-1 कोड है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त कोड है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 1 के लिए जो है हमारे पास बाइनरी पैटर्न वो 0 1 1 है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट बिट की जो कीमत है वो -1 है। फिर उसके बाद
अगली जो बिट है उसकी कीमत जो है वो -2 है, तो -1 और -2 मिलकर -3 हो गए। लेकिन जो अगली बिट है उसकी कीमत 4 है, तो 4 नफ़ी 3 बराबर 1, यानी कि इस तरह से जो आपके पास वैल्यू वापस आ जाएगी। और आखिर में जो है वो हमारे पास ग्रे कोड है। ग्रे कोड जो है इनकी खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ हों जो कि थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ रही हों, तो आप ग्रे कोड इस्तेमाल करते हैं। ग्रे कोड बराह रास्त किसी नंबरिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि इसमें ये होता है कि जब भी आपका पैटर्न या नंबर तब्दील होता है तो एक बिट आप तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 0 आ रहा था तो आपने ग्रे कोड में चारों बिट 0 भेज दी। अगर 1 आ रहा था तो पहली 3 बिट 0 और फिर 1 बिट 1, और उसके बाद फिर जब 2 आया तो आपने जो है वो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हम सिर्फ एक बिट को बदल रहे हैं। ये जो हमारी दूसरी बिट है, उल्टे हाथ से जो दूसरी बिट है, इसकी वैल्यू हमने 0 से 1 की है। जबकि जो पिछली पैटर्न के अंदर 1 वाले पैटर्न के अंदर हमारे पास 1 बिट आ रही थी वो वापस 1 ही रही है। इसी तरह जब हम 3 के लिए देखेंगे तो 3 के अंदर भी आप देखेंगे कि हमने जो दूसरी बिट है उसको 1 ही रखा है। आखिरी 2 बिट्स जो हैं वो 0 ही रही हैं, लेकिन जो आखिरी जो सबसे पहली बिट थी, जो पहले 1 थी, उसको दोबारा हमने 0 कर दिया। तो थोड़ा-सा ये हमने जो है वो वेरिएशन दी है। तो ग्रे कोड जो हैं बड़े ट्रिकी किस्म के कोड हैं, और ये जब हम टेलीकम्युनिकेशन में ख़ास तौर पे जहाँ आहिस्ता-आहिस्ता हमारी वैल्यूज़ बढ़ रही होती हैं, या हमारी कोई मोटर घूम रही है, या हमारी कोई मशीन काम कर रही है, तो वहाँ पर जो है वो इस तरह के कोड्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और कोड सेट की तरफ आते हैं जो कि आस्की कहलाता है, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कोड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके कुछ नुकात पे हम नज़र डालते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जितना भी टेक्स्ट लिखा जाता है कीबोर्ड की मदद से, वो सारा का सारा आस्की कहलाता है। चाहे आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप इसको किसी क्रूज़ मिसाइल में लगा रहे हो, चाहे आप किसी ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे हो। इस ये जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी आस्की कोड है, यानी कि ये भी कंप्यूटर में सेव हुआ है, हार्ड डिस्क में सेव हुआ है, या मैं इसको इंटरनेट के ज़रिए ट्रांसमिट कर देता हूँ कहीं, तो ये आस्की फॉर्मेट में ही सेव हो गया। यानी कि ये सब जितना भी टेक्स्ट हमारे पास दुनिया भर में कंप्यूटर में मौजूद है, वो आस्की फॉर्मेट में है। विकिपीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, वो सारा का सारा आस्की में होता है। हाँ, अलबत्ता जो टेक्स्ट आपको तस्वीरों में नज़र आता है या वीडियोज़ में नज़र आता है, वो आस्की नहीं होता, वो उसका हिस्सा बन जाता है। सबसे पहले 7 बिट आस्की लाए गए थे, जिसके अंदर नंबर्स के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए इस्तेमाल, कैप दोनों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए, और नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए इन बिट्स की ये बिट्स मौजूद, ये कोड मौजूद था। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर में जिस तरह आपकी कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, एंटर की है, एस्केप की है, टैब की है, कंट्रोल आल्ट की कीज़ हैं, पेज अप पेज डाउन की कीज़ हैं, ये प्रिंट नहीं होती हैं, यानी कि मैं कंप्यूटर में ये जब इनको हम प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन के ऊपर कोई करैक्टर नहीं प्रिंट होता। जिस तरह आप ए प्रेस करते हैं तो ए लिखा हुआ नज़र आता है। तो उसको भी हैंडल करता है ये, कि जो हमारी प्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स हैं वो भी इसके अंदर हमारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी तादाद को बढ़ाने के लिए 8 बिट आस्की जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। 7 बिट आस्की के अंदर जो मजमूई कैरेक्टर्स थे वो 128 थे, लेकिन जब 8 बिट आस्की पे हम आए तो उसके अंदर उनकी तादाद 256 हो गई, और उसके अंदर और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए। और फिर उसके बाद इसका एक अगला वर्जन जो है वो यूनिकोड के नाम से मुतारिफ करवाया गया। हमारे जितनी भी दूसरी ज़बानें हैं, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, चीनी, उनके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इस यूनिकोड के अंदर समाए 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 जा चुके हैं। बल्कि थाउज़ेंड और हज़ारों और तरह की भी शेप्स, शक्लें जो हैं वो इसके अंदर, जो मैथमेटिकल शक्लें आप देखते हैं, इसकी मिसाल के तौर पे इंटीग्रेशन का साइन है, या जज़र का निशान है, तो ये सारे के सारे यूनिकोड के ज़रिए जो है वो मैनेज किए जा रहे हैं। कुछ आस्की वैल्यूज़ का हम चार्जिंग आस्की वैल्यू का चार्ट बहुत बड़ा है, उसके अंदर सैकड़ों एंट्रीज़ हैं, तो हम सारा नहीं देख सकेंगे, अलबत्ता कुछ मशहूर एंट्रीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो डेसिमल वैल्यूज़ 0 से लेकर 9 तक हैं, उनके सामने आस्की वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये बड़ी सीधी-सीधी सी हैं। ये 7 बिट आस्की जो है वो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है। 0 जो है उसकी आस्की वैल्यू 0 है, और ये नल करैक्टर को ज़ाहिर कर रहा होता है। इसी तरह 1 की आस्की वैल्यू 1 है, और ये स्टार्ट ऑफ हेडर को, फिर 2 की आस्की वैल्यू जो है वो 10 है,
और ये स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट को, फिर 3 एंड ऑफ टेक्स्ट को, फिर 4 जो है वो एंड ऑफ एक्स लिमिट को, इंक्वायरी, एक्नॉलेजमेंट, बेल, और इस तरह ये जो है चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, यानी कि आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखेंगे नहीं कि ये क्या हुआ है। मिसाल के नल कैरेक्टर जो है इसका मतलब कुछ भी नहीं। तो जब आप प्रोग्रामिंग में कोई नल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी आस्क की वैल्यू नल स्टोर हो जाती है। इस तरह जो है वो हमारे पास जो हमारे नंबर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4, अगर उनको हमने ज़ाहिर करना हो तो उसको हम ASCII में ज़ाहिर करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बतौर करैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। 0 के अगेंस्ट जो हमारे पास नंबर है वो 48 है, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास उसकी ASCII वैल्यू है। फिर हमारे पास एक और मशहूर कोड जो है वो एरर डिटेक्शन कोड्स हैं। एरर डिटेक्शन कोड खाली खुद अलग से मौजूद नहीं होते, बल्कि इनको किसी दूसरे कोडिंग सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम इनको ASCII के साथ पैरिटी बिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास 7 बिट ASCII है और हमने उसके अंदर जो है वो कैपिटल ए जो है वो लिखना है। तो आप देखेंगे कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि हमारे पास कैपिटल ए जो है उसकी वैल्यू जो थी वो 65 थी, और 65 के बाद जो है वो हमारे पास 65 की जो बाइनरी वैल्यू है वो है हमारे पास 100001। ठीक, तो ये 7 बिट की ASCII है। हमने इसको नेटवर्क पे ट्रांसमिट करना है, एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेजना है, और हम ये इसके साथ चेक लगाना चाहते हैं कि जब ये दूसरी मशीन पर रिसीव हो तो उसको पता चल जाए कि उसको जो डाटा भेजा गया है वो दुरुस्त डाटा है कि नहीं। वहाँ से ए भेजना था तो वो मतलब सही वैल्यू आई है कि नहीं आई, ताकि उसको जब वो डिकोड करे अपने हिसाब से तो उसको गलत डिकोडिंग ना कर दे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा बिट जो है वो शुरू में हम ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास पैरिटी बिट कहलाएगी, जिसको आप इवन पैरिटी बिट कहते हैं। इसके लिए जो शर्त लगाई है वो ये लगाई है कि जितने नंबर ऑफ वंस हमारे इस ओरिजिनल पैटर्न के अंदर होंगे, अगर इनकी तादाद जुफ्त होगी तो ये बिट 1 होगी, और अगर ताक होगी तो ये बिट 0 होगी। मिसाल के तौर पे ए की वैल्यू जो है वो 65 है, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो 2 है, यानी कि 2 ऑन बिट्स हैं। तो 2 ऑन बिट्स का मतलब ये कि ये इवन बिट्स है, तो हम यहाँ पे शुरू में 1 लगा देते हैं कि इसके अंदर एक इवन फॉर्म में बिट आती है। अब हमने इसको ट्रांसमिट करना है। ये देखिए हमारा छोटा सा सिस्टम है, यहाँ पे सेंडर है जो कि हमारे इस सिग्नल को ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर इसको रिसीव करेगा। अब जब हमने इसको सेंड किया तो दरमियान में कोई इंटरप्शन हुई। इंटरप्शन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे इंटरप्शन जो है वो बिजली कड़क रही है, वेल्डिंग हो रही है, या कोई और प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से जो है वो आपकी सिग्नल तो ट्रांसमिट हो गया, रिसीव तो हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू बदल गई। लेट्स सपोज कि जब आप वहाँ पे रिसीव करते हैं तो दरमियान में जो दरमियान वाला ज़ीरो था वो 1 से तब्दील हो गया। यानी कि वहाँ से तो हमने भेजा था ए, लेकिन जहाँ पे जब हमने इसको रिसीव किया तो ये ए नहीं रहा, ये कोई और वैल्यू बन गई। अब हमारे इस रिसीवर सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि जी ये हमें दुरुस्त वैल्यू मिली है कि नहीं मिली, क्योंकि अगर जो भी उसको वैल्यू मिलेगी उसमें तो डिकोड करके आगे चला देनी है और उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो उसको चेक करने के लिए हमने जो है वो शुरू में पैरिटी बिट लगाई थी। पैरिटी बिट जो थी वो 0 थी, या 1, हमने इसके अंदर 1 भेजी थी। अब आप देखें कि जो हमें सिग्नल रिसीव हुआ है इसके अंदर हमारे पास जो है वो पैरिटी 3 बिट्स जो है वो ऑन है, यानी कि ऑड है, यानी ऑड तादाद में जो ताक तादाद में जो है वो हमारे बिट्स ऑन। लेकिन जो हमारी पैरिटी बिट है वो बता रही है कि आपकी जो बिट्स हैं वो इवन होनी चाहिए। तो इस तरह हमारे सिस्टम को पता लग जाएगा कि यहाँ पे मुझे शुरू में 1 मिला, तो आगे जो बिट्स मिली हैं वो सारी की सारी 0 मिली। उनके अंदर 3 1 है, तो इसका मतलब ये है कि गड़बड़ है, ये जो वाइट रिसीव हुई है, ये डाटा जो रिसीव हुआ है ये ठीक नहीं है, दोबारा से इसको भेजा जाए। अब हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि BCD में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पिछली स्लाइड्स के अंदर आप देख चुके हैं कि अगर हमारे पास सिंगल डिजिट BCD नंबर्स हों तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा डिजिट्स आ जाते हैं तो फिर इनको कैसे हम जाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर है 34, इसमें आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स हैं 3 और 4, तो इनको अलग अलग हम BCD में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 को अलग, इसकी बाइनरी 0011, और 4 को अलग, यानी इसकी बाइनरी 0100। फिर अगर हमारे पास इससे भी बड़ा कोई नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है,
जैसे कि 567, तो इसको भी हम अलग अलग ही रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 5 को अलग BCD बनाएंगे, 6 की अलग BCD, 7 की अलग BCD। फिर ASCII में अगर रिप्रेजेंटेशन देखनी हो, इसके लिए आप देखेंगे मैंने अपने नाम की BCD वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी है कि किस तरह S की बाइनरी वैल्यू जो है वो मेरे पास 1001 है। इसी तरह ULEMAN जो भी मेरा नाम है उसकी सारी बाइनरी वैल्यूज़ या ASCII चार्ट से मैंने वैल्यूज़ देखकर यहाँ पर लिख ली है। और अब आखिर में कुछ असाइनमेंट्स, ये बड़ी अहम असाइनमेंट्स हैं, उनकी डेट और टाइम जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।